हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। आप सभी का स्वागत है हमारी 20th रिवीजन क्लास में, जहां पर हम हमारी डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे रिलेटेड टू दी मॉड्यूल सी ऑफ द एएफएम कंपोनेंट। राइट, सो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी डिले। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बॉन्ड्स इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर बॉन्ड्स के बारे में गलत दी गई है? बॉन्ड्स आर डेट इंस्ट्रूमेंट्स। यस, बॉन्ड्स एक तरीके का डेट इंस्ट्रूमेंट है। एक तरीके से जो भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो बॉन्ड्स इशू करती है वो लोन्स उठाने की कोशिश कर रही है मार्केट से। ठीक है, सो दीज आर डेट इंस्ट्रूमेंट्स। बॉन्ड आर पार्ट ऑफ द नेट वर्थ ऑफ एन एंटरप्राइज। नहीं, देखिए जो भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जब भी आप डेट की बात करेंगे तो वो डेट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेट वर्थ ऑफ द एंटरप्राइज। नेट वर्थ जो है आपके एंटरप्राइज का, वो आपकी कैपिटल से जुड़ा हुआ होता है, आपके शेयर होल्डर इक्विटी से जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन इट इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू द डेट दैट यू हैव टेकन फ्रॉम द मार्केट। लोन से जुड़ा हुआ आपका नेटवर्थ नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत निकल कर आती है। सी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। बॉन्ड इज इशूड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। यस, एक उसका टर्म होता है बॉन्ड का, उस टर्म के अंदर ही बॉन्ड जो है वो मैच्योर होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और बॉन्ड कैरीज अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज ऑल्सो राइट। बॉन्ड जब भी इशू किया जाता है तो उसके साथ उसका एक कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट जरूर जुड़ा हुआ होता है, तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, द ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड इज व्हाट। बॉन्ड की ड्यूरेशन क्या होती है? इस ड्यूरेशन को कंफ्यूज नहीं करना है विद द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द बॉन्ड या टर्म ऑफ द बॉन्ड। ड्यूरेशन होता है बॉन्ड का जहां पर बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है वो खत्म हो जाता है। वो होल्डिंग पीरियड जिसमें आपके बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट रिस्क खत्म हो जाए, डिसअपियर हो जाए, वो होता है ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड। आंसर तो इसका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, जो पीरियड होता है रिमेनिंग फॉर द मैच्योरिटी, दैट इज नॉट ड्यूरेशन। द पीरियड फॉर विच द बॉन्ड हैज बीन इशूड, दिस इज द टर्म, दिस इज नॉट अगेन ड्यूरेशन। द गैप बिटवीन टू इंटरेस्ट पेमेंट इज अगेन नॉट अ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप कोई बॉन्ड परचेज कर रहे हैं जिसका कूपन रेट लेट अस से 10% है, ठीक है, और इस 10% के ऊपर आपको ईयरली पेमेंट जो है इंटरेस्ट के तौर पे मिलने वाली हैं। लेकिन क्या होता है कि कई बार मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन की वजह से आपकी ये इंटरेस्ट रेट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आपकी जा सकती है। फॉर एग्जांपल, बहुत ही क्रूड तरीके से इसको अगर समझें, अगर मार्केट की इंटरेस्ट रेट जो है वो 11% बन जाए या वो डिक्लाइन होकर 9% हो जाए, तो जो वैल्यू ऑफ द बॉन्ड है वो वैल्यू कम हो जाता है। अगर वो 11% हो जाती है तो जो बॉन्ड का वैल्यू है वो बढ़ेगा, और अगर वो 9% हो जाती है बॉन्ड का वैल्यू जो है वो कम हो सकता है। तो ये जो रिस्क है डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेस्ट रेट दैट यू आर गेटिंग ऑफ द बॉन्ड, वो रिस्क कब आपका खत्म हो जाता है उस पर डिपेंड करता है कि बॉन्ड का ड्यूरेशन क्या होगा। ठीक है, तो बॉन्ड का ड्यूरेशन इज द मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम जिसमें आपको वो बॉन्ड होल्ड करना रहता है, उसकी इंटरेस्ट पेमेंट्स आपको लेनी रहती हैं इससे पहले कि आप उसे सेल कर सकें। और इस ड्यूरेशन को पूरा करने के बाद मार्केट में हो रही इंटरेस्ट फ्लक्चुएशंस जो हैं वो आपकी निगेट हो जाती हैं। इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस की वजह से अगर आपकी इंटरेस्ट रेट लॉस में जा रही है या आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है इंटरेस्ट रेट के कम होने की वजह से, हर पर्टिकुलर केस में आपका जो रिस्क है वो निगेट हो जाएगा। और आपका ड्यूरेशन से अगर आप ज्यादा बॉन्ड होल्ड करते हो, उससे ज्यादा टाइम पीरियड के लिए अगर आप बॉन्ड होल्ड करते हो, तब आपको उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन की वजह से होने वाला जो इंपैक्ट है वो आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, when the required rate of return, that is the market interest rate, is equal to the coupon rate, the value of the bond is what। जो required rate of the return है अगर वो कूपन रेट के बराबर है, कूपन रेट जो ऑलरेडी बॉन्ड के साथ इशू की गई थी आपको, लेकिन जो करंट मार्केट इंटरेस्ट रेट चल रहा है वही आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, क्योंकि आप चाहते हैं हमेशा से कि आपने जो भी डेट दे रखा है, जो भी आपने बॉन्ड परचेज किया हुआ है, उससे आपको एटलीस्ट वो रिटर्न जरूर मिले जो मार्केट के अंदर चल रहा है, दैट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो वैल्यू ऑफ द बॉन्ड अगर क्या होगी, अगर कूपन रेट उसी इंटरेस्ट रेट के बराबर है तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू है वो इक्वल है टू द पार वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। राइट, जो बॉन्ड की पार वैल्यू है उसके बराबर ही हमारी जो बॉन्ड वैल्यू है वो निकल कर आएगी, क्योंकि कूपन रेट के हिसाब से ही आपकी मैच्योरिटी वैल्यू या पार वैल्यू वो डिसाइड की गई थी। और अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी सेम है तो ऑब्वियसली जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड है वो भी सेम निकल कर आएगी जितनी आपकी पार वैल्यू थी। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। Bonds can be issued only with call option. The bonds can be issued only with put option. The bonds can be issued with both call and put option, and bonds can be issued with either call or put option. बॉन्ड्स जब इशू किए जाते हैं तो वो कॉल और पुट दोनों ऑप्शंस के साथ इशू किए जा सकते हैं। कॉल ऑप्शन का मतलब क्या हुआ कि बिफोर द मैच्योरिटी अगर वो इशूअर जो है बॉन्ड का वो चाहे तो बॉन्ड का फुल पेमेंट कर सकता है, और पुट का मतलब हुआ कि जिसने वो परचेज किया हुआ है बॉन्ड वो भी चाहे तो मैच्योरिटी से पहले फोर्स कर सकता है टू द इशूअर कि आप मेरी फुल पेमेंट पहले ही कर दीजिए। तो ये दोनों ऑप्शंस जो है वो बॉन्ड के अंदर इशू किए जा सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं? जिनपे कोई कूपन रेट का आपको मेंशन नहीं किया गया रहता है, कोई आपको इंटरेस्ट रेट उन बॉन्ड्स के ऊपर नहीं मिलता है पीरियोडिकली। तो उन बॉन्ड्स को लेने का क्या फायदा हुआ? लेने का ये फायदा हुआ दैट दीज बॉन्ड्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट टू अ पार वैल्यू। यानी कि आपको बोला जाएगा कि देखिए ये बॉन्ड की जो पार वैल्यू है वो लेटेस्ट से ₹1000 है, ठीक है। आपको 5 साल बाद आपको 1000 रुपए के अंदर ये जो बॉन्ड है वो आपसे दोबारा खरीद लिया जाएगा, लेकिन अभी आपको ये जो है मैं 900 रुपए में या 800 रुपए में बेच रहा हूं। तो ये जो 100 रुपीज है, 100 रुपीज क्या हुआ? ये 100 रुपीज आपका एक तरीके से प्रॉफिट हुआ, आपको इंटरेस्ट मिला फॉर इन्वेस्टिंग ₹900 फॉर द पीरियड ऑफ लेटेस्ट से 5 ईयर, जितने भी पीरियड के लिए बॉन्ड इशू किया गया था, ठीक है। सो जीरो कूपन बॉन्ड्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? जीरो कूपन बॉन्ड्स पे नो रेगुलर इंटरेस्ट, बिल्कुल करेक्ट है ये बात। कोई रेगुलर इंटरेस्ट उनसे नहीं मिलेगा क्योंकि कूपन रेट जीरो है। दे आर इशूड एट डिस्काउंट टू पार वैल्यू, यस यही तो फायदा है कि वो जितनी उसकी पार वैल्यू होगी उससे कम पैसे के अंदर आपको वो इशू किया जाएगा। द बॉन्ड होल्डर रिसीव्स द फुल प्रिंसिपल अमाउंट ऑन द रिडम्पशन रेट। जब आप उसको रिडम्पशन करने जाएंगे तो रिडम्पशन रेट के ऊपर आपको पूरा प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने उसको पे कर रखा था वो आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कितना बना? ऑप्शन नंबर डी, ऑल द स्टेटमेंट्स आर राइट। Next is question number 6. Now we are talking about the forex arithmetic. When the exchange of currencies takes place on the next working day, it is known as what? अगर एक्सचेंज ऑफ करेंसीज जिस दिन आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है उसके नेक्स्ट डे वो सेटलमेंट हो रहा है, नेक्स्ट डे उसकी एक्सचेंज हो रही है, देन इट इज नोन एज TOM, दैट इज फॉर टुमारो, दैट इज द नेक्स्ट वर्किंग डे, राइट। इसी तरीके से इफ द एक्सचेंज ऑफ करेंसीज टेक्स प्लेस ऑन द सेकेंड वर्किंग डे, सेकेंड वर्किंग डे आफ्टर द डेट ऑफ द डील, देन इट इज नोन एज SPOT, स्पॉट। यानी कि जिस दिन आपकी ट्रांजैक्शन हुई उसके 1-2 दिन बाद जो दूसरा आपका सेकेंड वर्किंग डे होगा वहां पर आपकी सेटलमेंट जो है वो एक्सचेंज जो है एक्चुअल करेंसीज का वो प्लेस होगा, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए, इन केस ऑफ डायरेक्ट रेट्स इफ द फॉरवर्ड रेट इज मोर देन द स्पॉट रेट, द बेस करेंसी इज एट अ प्रीमियम। स्पॉट रेट का तो हमें मतलब पता है कि अगर आप जिस दिन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसके 2 दिन बाद उसकी सेटलमेंट करेंगे तो आप ये मानकर चलते हैं कि 2 दिन बाद उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अगर फॉरवर्ड रेट यानी कि मान लीजिए वो ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट 1 महीने बाद किया जाएगा और 1 महीने बाद किया जाएगा और इसलिए हमने फॉरवर्ड रेट ज्यादा रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बेस करेंसी है इट इज एट अ प्रीमियम, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसमें हम मानकर चल रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर और ज्यादा कॉस्टली जो है वो करेंसी होने वाली है, राइट। और ज्यादा कॉस्टली हो जाएगी, इसका मतलब आपका जो फॉरवर्ड रेट है वो ज्यादा होगा, तो इसका मतलब बेस करेंसी जो है उसको प्रीमियम पे रखा जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। इन द केस ऑफ डायरेक्ट रेट्स इफ द फॉरवर्ड रेट इज लेस देन द स्पॉट रेट, तो ऑब्वियसली बेस करेंसी इज एट अ डिस्काउंट। बेस करेंसी मानकर चल रहे हैं कि फ्यूचर में जब भी वो फॉरवर्ड हम रेट के हिसाब से ट्रांजैक्शन करेंगे कम कॉस्टली वो ट्रांजैक्शन होगी, इसीलिए वजह से एक डिस्काउंट हमें ट्रांजैक्शन के ऊपर अभी मिल रहा है, ठीक है। द फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट इज एक्सप्रेस्ड इन बेसिस पॉइंट्स एंड इट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड पॉइंट्स। यस, इट इज नोन एज फॉरवर्ड पॉइंट्स। ये परसेंटेज पॉइंट्स या बेसिस पॉइंट्स के टर्म में भी इसको आप लोग देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूं कि लेट अस से $1 इज इक्वल टू टुडे इट इज इक्वल टू लेट अस से 80.2345 रुपीज, ठीक है, और मैं ट्रांजैक्शन करना चाहता हूं फॉरवर्ड रेट के हिसाब से, मैं 1 महीने बाद के हिसाब से ट्रांजैक्शन करना चाहता हूं और 1 महीने बाद मुझे क्या लग रहा है दैट $1 विल बी मोर कॉस्टली, और इस वजह से ये 80 की जगह 8.2456 ऐसे कुछ हो जाएगा, राइट। तो आप देख रहे हैं कि अब जो ये डॉलर है इसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ गई है, राइट। वैल्यू जो है डॉलर की बढ़ चुकी है और 1 महीने बाद डॉलर और ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंस आया इन द बेसिस पॉइंट्स 2456 माइनस 2345, तो ये जो डिफरेंस है दैट इज 0.011 का, दिस इज द फॉरवर्ड पॉइंट्स। इसको हम बोलेंगे कि 011 यानी 11 फॉरवर्ड पॉइंट्स के हिसाब से हमारी जो ट्रांजैक्शन है उसको प्रीमियम या डिस्काउंट मिला है, ठीक है। तो यहां पर हमारी सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हो जाएंगी, क्लियर है। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिटरमिन द फॉरवर्ड पॉइंट्स। फॉरवर्ड पॉइंट्स कैसे डिटरमाइन होंगे, यानी कि जो करेंसी की फॉरवर्ड रेट बढ़ रही है कम हो रही है वो किस हिसाब से डिटरमिन होती है। पहली ऑब्वियस सी बात है कि सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द करेंसी, सेटलमेंट डेट के बाद सप्लाई एंड डिमांड कैसे चेंज होगी उसके हिसाब से भी आपका फॉरवर्ड पॉइंट जो है वो चेंज होगा, ठीक है। मार्केट व्यू, एक्सपेक्टेशंस क्या है फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर में अगर आपको लगता है कि आपकी करेंसी और ज़्यादा महंगी हो जाएगी तो आप उसका रेट बढ़ाएंगे, अगर आपको लगता है कि करेंसी आपकी जो है उसकी वैल्यू कम हो सकती है तो आप उसका रेट कम करेंगे। तो मार्केट वैल्यू स्पेकुलेशन से भी आपके फॉरवर्ड पॉइंट्स जो है उनमें चेंजेस आएंगे।
द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बिटवीन द कंट्रीज हुज करेंसीज आर बीइंग एक्सचेंज। आप जिन दो करेंसीज को एक्सचेंज कर रहे हैं उन दोनों करेंसीज की जो जुरिस्डिक्शंस है, वो कंट्रीज जहां पे वो करेंसीज चलती हैं, वहां पर इंटरेस्ट रेट कितनी है। मान लीजिए किसी देश में इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है मनी को और दूसरे देश के अंदर इंटरेस्ट रेट अगर कम मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि द कंट्री इन विच द इंटरेस्ट रेट इज मोर देयर द इन्फ्लेशन विल बी हायर, राइट। वहां पर जो जो आपकी जो वैल्यू ऑफ द मनी है वो आपकी टाइम के साथ ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन दूसरे कंट्री में ऐसा नहीं हो रहा है। तो इस चीज के हिसाब से भी आपकी करेंसी की जो वैल्यूज हैं वो फ्लक्चुएट करेंगी, एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, डिसीजन ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म इज अफेक्टेड बाय। किसी भी फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर, उसमें डेट कितना होगा, इक्विटी कितना होगा, कैपिटल कितनी रहेगी, किस चीज से डिटरमिन होगा। बैंकिंग रिक्वायरमेंट से डिटरमिन होगा, यस डिटरमिन बिल्कुल होगा कि बैंक्स से आपको बहुत सारे फाइनेंसेस लेने होते हैं, उनसे लोन लेना होता है, तो उसके हिसाब से आप अपना बैंकिंग अपना जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो आप चेंज करेंगे। डेट का कॉस्ट कितना है, लोन उठाना मार्केट से कितना महंगा पड़ता है। अगर आप लोन उठाते हैं और उसमें आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ता है, तो आप कोशिश करेंगे कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी का शेयर ज़्यादा हो। लेकिन अगर इक्विटी कंपैरिजन में आपको लोन सस्ता पड़ रहा है, तो आप डेट का कंपैरिजन ज़्यादा रखने की कोशिश करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ डेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फैक्टर। टैक्सेशन, यस कुछ टैक्सेशन भी आपकी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डेट्स पे जो आप इंटरेस्ट पेमेंट्स करते हैं वो टैक्स डिडक्टिबल होती हैं, राइट। वो टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए आपकी जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है टुवर्ड्स डेट वो आपकी डिडक्ट कर ली जाएंगी। लेकिन जब आप डिविडेंड पे करते हैं, जब आप इक्विटी पे रिटर्न्स पे करते हैं, तो वो आपका टैक्स डिडक्टिबल नहीं है, क्लियर है। तो इस वजह से टैक्सेशन को भी ध्यान में रखकर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज किया जा सकता है। अगेन यहां पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा, दैट ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, राइट। सो these are some of the questions related to the module C, जहां पर हमने थोड़ा सा बॉन्ड्स, थोड़ा सा फॉरेक्स अरिथमेटिक के बारे में आपसे बात की। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम और क्वेश्चंस जो है मॉड्यूल सी से लेकर आएंगे और न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।